राम राज्य तभी आएगा जब प्रजा भी राम राज्य जैसी हो। राम राज्य का मतलब है कि प्रजा के अंदर, जो प्रजा जिसको चुन रही है, उसमें वो लक्षण दिखे जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो लक्षण दिए गए थे, जो विशेषताएं दी गई थी। राम राज्य जब तक नहीं आ सकता जब तक सभी नागरिक के अंदर स्वार्थ की भावना न हो। जिस प्रकार के राजा दशरथ जी एक मजबूर हो गए थे, मजबूर होने के बाद अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए, उसी तरीके से आज के जो मंत्री लोग हैं, जो राजा हैं, वो भी तो मजबूर हो सकते हैं। आज हमारे देश की कानून व्यवस्था है जो न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य जो निःशुल्क मिलना चाहिए और वो जल्द मिलना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में आपने देखा होगा कि न्याय जितना जल्दी मिले, न्याय जल्दी मिले और सही मिले, तब तक देश की अर्थव्यवस्था टिकी रहती है। देरी से मिलने वाला न्याय भी अन्याय से अन्याय ही है। आप देखेंगे आज की जो अर्थव्यवस्था है, आज का जो सिस्टम चल रहा है, जो रावण राज्य चल रहा है, आज एक जो कोर्ट कचहरियों, कोर्टों के अंदर कानून की किताबें पढ़ करके न्याय किया जाता है, वो कोई न्याय नहीं है। मैं बहुत एमपी एमएलए से मिलता हूं, मैं काफी एमपीओ से मिला, मैंने उनको अंदर बताया कि देश के अंदर क्या चल रहा है, देश की अर्थ कितने कानून व्यवस्था कहां कहां दिक्कतें हैं, परेशानी है। लेकिन किसी भी जिस भी मंत्री से बात करें, यहां तक कि हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, उनसे भी हमने संपर्क किया, हमने बताया कि देश में क्या चल रहा है, किस व्यवस्था की वजह से क्या दिक्कतें हैं। आज देश के अंदर इतनी हालात हो गई है कि जो प्राकृतिक, जो ईश्वर के द्वारा जो हवा जो पेड़ों के द्वारा बिना किसी स्वार्थ के दिया जा रहा है, उसको भी लेने के लिए सरकारों में अपना काबू कर लिया गया है। नदियों के पानी पे काबू हो गया है, हवाओं पे हो गया है, मतलब स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है। तो अब राम राज्य कैसे आए? देखो, राम राज्य का मतलब है प्रजा का राज्य। राम का राज्य मतलब प्रजा का राज्य, और प्रजा का राज्य, प्रजा को ये समझना पड़ेगा कि राज्य को, इसका मालिक कौन है। आप जिस प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, उस प्रतिनिधि वो आप जिसको भी चुनते हैं, अगर प्रजा में पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नहीं होंगे, तो जो आज की जो व्यवस्था चल रही है, जो ये नेता, जैसे कि आप अपना नेता मानते हैं, 2 रुपए की जो चावल की वैल्यू बढ़ा देते हैं, जो प्रजा अपने आप को राजा के सम्मान है, प्रजा मतलब प्रजा मालिक है, और उस प्रजा की वो बेइज्जती करते हैं। 2 रुपए किलो चावल के लिए लालच देकर के वोट मांगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने समझ लिया है कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी हैसियत एक लाइट का, बिजली का बिल माफ करवाने के लायक है, गेहूं फ्री में लेने के लायक है, बेरोजगारी भत्ता। आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि यहां पे शिक्षा नहीं दी जा रही है। आप देखोगे 1995 के बाद में, जब से WTO एग्रीमेंट हमारे देश में लागू हुआ है, उस WTO एग्रीमेंट के अंदर 2000 शर्तें ऐसी हैं जिसमें व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की है। देश में प्रत्येक साल आप देखोगे लोन लिया जा रहा है, लोन को भुगतान करने के लिए लोन लिया जा रहा है, लेकिन कोई भी पार्टियां इसका कोई भी विरोध नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जितनी भी ये पार्टियां मतलब ये लूट कंपनियां हैं सब,
क्यों है ऐसा? लूट क्यों होती है? ये लूट जब होती है जब कोई मालिक अपनी जिम्मेवारी ना समझे। अब रोडों की हालात देख लीजिए, रोडों को टेंडर छूटता है, उस टेंडर को दोबारा से बना दिया जाता है, लेकिन जनता कोई उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप चंद लोगों के जो ये माफिया, ये पॉलिटिक्स में आ गए, शरीफ आदमी घर पे बैठ गया, तो इसकी वजह से ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, इन समस्याओं को समाधान करने के लिए गांव गांव में प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और प्रत्येक गांव के अंदर एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने उस एमपी या एमएलए को आदेश करे। ये नहीं है कि उससे प्रार्थना करे, उसे आदेश करे कि आपको ये काम करना है, और नहीं करना तो उसको उसकी औकात याद दिलाए। अगर पूरा देश, यानी कि जिस एमपी के जिस वोटों से वो बनते हैं, अगर सभी एकता से कार्य करें, जातिवाद को छोड़ करके, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जिस राज्य के अंदर राक्षसों से राज्य को छुड़वाया, वहां के लोगों को ही राजा बनाया, ग्राम सभा पंचायतें की। लेकिन उसके साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुछ प्रजा के लिए भी अधिकार दिए थे जो कि भूल चुके हैं, क्योंकि सैकड़ों साल की गुलामी की वजह से हम भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर जो राम राज्य की जो विशेषताएं हैं वो भूल चुके हैं। हमें ये करना चाहिए, गांव गांव जाकर के राम राज्य की जो विशेषताएं हैं कि किस व्यक्ति को मुखिया चुने। कई बार प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो मुखिया कैसा हो, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो विशेषता बताई है उसे मुखिया चुने। और जनता, यानी कि जिसे कि कहे नागरिक, अपने आप को मालिक का दर्जा दे। हो क्या रहा आज देश के अंदर कि एक गांव के जो शरीफ व्यक्ति है वो घर पे बैठा है, जो दुष्ट व्यक्ति है वो उन सारों का ठेकेदार बन गया है, वोटों का ठेकेदार बन गया है। ये सब, अगर ये चीजें ठीक नहीं हुआ तो आने वाला भविष्य बड़ा खतरनाक है। इस प्रकार से राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले हमें जनता के साथ में मिलना पड़ेगा, एक ग्रुप होना पड़ेगा, और जो भी इस कार्य में भागीदारी ले वो अपने आप को संकल्प ले कि वो राजा ही बन के रहे, वो नौकर बनने की कोशिश ना करे। यानी कि जनता की सरकार हो। और जनता की सरकार में सबसे मुख्य कार्य, आप देखोगे कोई भी पार्टियां आज वैक्सीन को लेकर के विरोध नहीं कर रही। सभी को पता है, मैं बहुत से एमपी से मिला हूं, मैंने उनसे पूछा, हम लेटर बना के भी दे के गए, हमारे कुछ कार्यकर्ता भी साथ में गए, उनको बताया कि इन से ये नुकसान होगा, तो वो ये कहते हैं हाँ पता है ये तो होगा, लेकिन क्या करें, ऊपर से आदेश है। ये ऊपर से आदेश क्या है? किसी से भी मिलो, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, लिखित किसी के पास नहीं है। दूसरा, जो ये चालान काट रहे हैं, आज हमारे संविधान ने हमारे को एक अधिकार दिया था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, लेकिन आप देखोगे वो अधिकार भी छीना जा रहा है। आप देखोगे बाइक की कीमत, जो एक गरीब व्यक्ति पुरानी बाइक लेके आ जाता है अपने व्यवस्था को चलाने के लिए, उस बाइक की कीमत 8 से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 12,000 रुपए, और उसके चालान 20,000 रुपए भी हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि देश कहां जा रहा है, और कोई भी एक दूसरे को आवाज उठाने को तैयार नहीं है। और आप देखेंगे जो राम राज्य लाना है, तो राम राज्य लाने के लिए गांव की व्यवस्था ही लानी पड़ेगी। यानी कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी कहते थे
महात्मा गांधी जी ने भी इनके ऊपर कार्य किया कि पंचायती राज लेके आएंगे। पंचायती राज का उनका मतलब था कि जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री चुना जाता है, हम जिसको चुनते हैं वो लोग मिलकर के मुख्यमंत्री को चुनते हैं। जिस व्यक्ति को हम अपने व्यवस्था को चलाने के लिए उनको जिम्मेवारी बनाते हैं, वो आप सभी का ठेकेदार बन करके आगे उसकी बिक्री की जाती है। राम राज्य में प्रजा राजा को चुनती थी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने मुख्यमंत्री को आप नहीं चुन रहे, वो एमएलए चुन रहे हैं जिनको आप चुन करके भेज रहे हैं। तो राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को चुनेंगे और उस व्यक्ति के उन व्यक्तियों के पास में अधिकार होगा, तो जो मुखिया चुनेंगे वो मुखिया उन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ध्यान रखें। जिस प्रकार से आप देखोगे गांव की जो व्यवस्था है, गांव में सरपंच को कौन चुनते हैं? सरपंच के वोट पड़ते हैं, जनता उस गांव के नागरिक वोट डालते हैं और सरपंच को अधिकार देते हैं, खुद चुनते हैं। और पंचों को अलग चुनते हैं। और पंचों के अंदर भी ये होता है कि जितने पंच, मान लो एक गांव के अंदर 13 पंच हैं, तो 13 पंचों को वहां के सभी नागरिक चुनेंगे वार्ड वाइज, यानी कि उस वार्ड की जिम्मेवारी के हिसाब से एक व्यक्ति होगा। और फिर जब सरपंच काम करना शुरू करेगा तो सरपंच को भी उनमें से 13 में से 7 का समर्थन लेना जरूरी होता है। कम से कम 7 का समर्थन लेना जरूरी होता है, यानी कि और 6 विपक्ष में हो गए। और सरपंच को यहां पे ये डर होता है कि उसको चुनने वाले गांव के नागरिक हैं, वो पंच नहीं चुन रहे। महात्मा गांधी जी बोलते थे पंचायती राज लेके आएंगे। पंचायती राज का मतलब था कि आपको जो प्रधान है वो आप खुद चुने, अपने राजा को खुद चुने। राजा का मतलब सेवा। लेकिन हमने क्या कर दिया है कि जो ये एमएलए एमपीओ के जो हम चुन के भेजते हैं, वो मिलकर के उनको चुन लेते हैं। तो आप देखोगे अभी जो आपका एमपी एमएलए है वो आप नहीं चुनते हो, वो पार्टियां चुनती हैं। वो पार्टियां क्यों चुनती हैं? जिसको वो टिकट देती हैं उसी को आप वोट देते हैं। आप देखोगे हरियाणा के अंदर एक एमपी है, धर्मवीर नाम है उनका। पब्लिकली मैं नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं ले रहा हूं। उस चुनाव के समय में वो कभी भी जनता के पास नहीं आता, चुनाव के समय ही नहीं आता। 5 साल तो भूलकर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन पे एक ठप्पा लगा दिया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। कोई भी व्यक्ति जो वोट देता है वो प्रधानमंत्री को देख करके दे रहा है। वो व्यक्ति कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। उस व्यक्ति को हमने ज्ञापन पत्र दे रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब उसको समझाया जा रहा है तभी वो कह रहा है जी ठीक है जी, ऐसा तो चल ही रहा है। उधर आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, दिल्ली पे केंद्रीय सचिवालय के अंदर कुछ साथी लोग वैक्सीन को लेकर के, मास्क को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनको कुछ नहीं किया, उठा करके बंद कर दिया गया। यानी कि रावण राज्य है। अब ऐसा हो गया कि जो पार्टियां जिसको टिकट देंगी वही मंत्री बनेगा, और जो मंत्री उन टिकटों के आधार पर बनेगा तो वो आवाज उठाने के लायक नहीं बचेगा। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि पार्टियां नहीं, निर्दलीय लड़े। यानी कि अगर हम 500 लोगों को बना करके भेजें और प्रधानमंत्री को भी हम खुद चुने, तो प्रधानमंत्री भी को सपोर्ट कहां से मिलेगी? प्रजा से मिलेगी। और प्रधानमंत्री को डर किसका रहेगा? प्रजा का रहेगा। अब प्रधानमंत्री को तो डर ही नहीं है, मुख्यमंत्री को तो डर ही नहीं है। क्यों?
प्रधानमंत्री और मंत्रियों को कौन चुनते हैं? वो पार्टियां चुनती हैं जो लूट कंपनियां हो गई हैं। हम लोगों के अंदर क्या भावनाएं भर गई है कि जी ये व्यक्ति गलत है, इसको हटा दो, दूसरे को ले आओ, तीसरे को हटा दो, चौथे को ले आओ, पांचवे को हटा दो, छठे को ले आओ। ये नहीं है। उदाहरण के तौर पे मान लो आपके परिवार में कोई लड़का ऐसा पैदा हो गया जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो सिद्धांत नहीं बोलता है कि आप उस बच्चे को छोड़ दो, दूसरे की तरफ जाओ। नियम तो यही बोलता है, प्रकृति यही बोलती है, इसी को ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन आज का जो ट्रेंड चल गया है, आज आप देखोगे चुनाव के अंदर एक साधारण व्यक्ति, शरीफ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, प्रजातंत्र का चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? चुनाव का तौर तरीका बदल दिया है। शरीफ व्यक्ति घर में बढ़ गया है, बदमाश टाइप के जो लोग हैं वो चुनाव में आ गए हैं, दारू पिला करके वोट मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि जनता की कितनी, जो प्रजा जो अपने आप को राजा मानती है, वो एक दारू के चक्कर में, गेहूं के चक्कर में 2 रुपए किलो गेहूं दे करके, आप देखोगे कोई भी पार्टियां, सभी पार्टियां क्या बोलती हैं कि अगर हमें आप वोट दोगे हम बिजली को माफ कर देंगे। जिस राजा की नीति ये हो जाए कि वो कुर्सी में बैठते ही नागरिकों के द्वारा दिया गया टैक्स के पैसे को बर्बाद करे, तो उसका चरित्र आप समझ सकते हैं। लेकिन हम एक छोटे से लालच की वजह से उस व्यक्ति के गुणों को नहीं पहचान पाते हैं और हम उसको वोट देते हैं। आप समझ के देखिए, जिस प्रकार से मान लो एक परिवार का मुखिया है, उस परिवार का मुखिया लोन ले लेकर उस घर व्यवस्था को चलाएगा, तो एक न एक दिन तो अंत आना ही है। उसी प्रकार से आज देखोगे जितने भी देश के अंदर जो कर्जा है, जो लोन ले लेके चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, उसका भी तो अंत आना ही एक दिन। तो राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले हमें गांव गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी, और जो भी कमेटी बने वो सबसे पहले निर्णय लिया जाएगा कि वो मालिक के पद पे काम करना चाहता है या सेवक के रूप में। वो अपना पहले से स्पष्ट करें। ऐसा ना हो कि वो शुरुआत में तो मालिक के पद पे काम करे और फिर वो, आप देख ही रहे होंगे, जिस कुर्सी पर जब तक नहीं बैठता है उसके अंदर भावना रहती है, कुर्सी पे बैठते ही भावना खत्म हो जाती है। प्रजा अपनी मेहनत लगाती है, वो सफल नहीं हो पाती है। तो राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को मतलब आप देखोगे 1947 की ही बात देख लीजिए, 1947 को भी छोड़िए, आप 65 की बात देख लीजिए, और आप नजदीक आइए 70 में देख लीजिए। 70 के इतिहास को उठा के देख लीजिए, सरकारी जो सैलरियां थी उससे प्राइवेट काम में ज्यादा इनकम था। अब धीरे धीरे आप देखोगे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उसका मुख्य कारण क्या है? और दूसरा आप और भी देखोगे, धीरे धीरे सरकारें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखने लग गई हैं। दिल्ली जो राजधानी है, वहां पे जो बसों के अंदर जो कंडक्टर लगाए जा रहे हैं, ड्राइवर लगाए जा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अब उसका क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर? जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है उसको एक झटके में हटाया जा सकता है। धीरे धीरे वहां की जो भी संपत्तियां हैं उसके अगेंस्ट में वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा रहा है विकास के नाम पर।
धीरे धीरे आप देखोगे रेलवे हो गया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया। जितने भी आपके जो मुख्य मुख्य रोड हैं, टूल टैक्स लगते हैं, सभी प्राइवेट होने लग गया। लोन बढ़ता जा रहा है। लोन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है कि हमें 2 रुपए किलो में गेहूं चाहिए, बिजली फ्री चाहिए। जैसे कि मान लो एक दिल्ली में जो सरकार है, उन्होंने मुद्दा कर दिया, जब हमने बिजली फ्री कर दी। अगर उस व्यक्ति से को पूछने बैठे कि आप कौन होते हो फ्री करने वाले, आपकी जो लोन की व्यवस्था है, जिस दिन आपने कुर्सी पे बैठे थे उस दिन से लेकर के आज की लोन की व्यवस्था देखिए कितनी लोन बढ़ गया। और वही व्यक्ति उसको देख करके दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी बिजली का मुद्दे ले लेंगी, पानी का मुद्दा ले लेंगी। तो एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए, प्रत्येक कमेटी तैयार की जाए राम राज्य लाने के लिए, जो इन लोगों का विरोध करे। और विरोध कौन कर पाएगा? विरोध वही कर पाएगा जो खुद नेता बनना नहीं चाहता हो। फिर आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि हम कैसे पहचाने कि कौन व्यक्ति सही है, किस व्यक्ति में विश्वास किया जाए। कि जब तक व्यक्ति का समाज में काम करता है, जब उसको कुर्सी पर बैठा देते हैं, फिर वो बदल जाता है, उसका क्या क्या करना चाहिए? देखो, उसके अंदर 3 बातें हमें समझना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ये बोले, मान लो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये बोले कि जी मोदी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, मेरे को बताओ, ये समझ लो वो अर्थव्यवस्था को वो ठीक नहीं कर सकता, वो कुर्सी का लालची है। इसलिए राम राज्य अगर लाना है, एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी के अंदर मेंबर बनने से पहले एक एफिडेविट दे कि जीवन भर में कभी भी अगर पॉलिटिक्स में जाता हूं तो यहां की जो जनता है वो मानहानि का दावा कर सकती है। इस प्रकार की कमेटियां हो, वो देश में काम करे, नागरिकों को तैयार करें। और आज दूसरा राम राज्य लाने का जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे जो बच्चे हैं जो खाली बैठे हैं, उनसे काम करवाया जाए। देखो, हमारा जो देश था वो ऐसा था कि यहां पे एक पशु भी खाली बैठकर ये खाना पसंद नहीं करता। और हमने क्या व्यवस्था बना दी है? हमें भी बेरोजगारी का पैसा चाहिए, कम्बल फ्री चाहिए, बस में फ्री घूमना पसंद है। तो ये अच्छा नहीं है। आज जो हमारी जो पीढ़ी हो गई है, उसको शिक्षा के स्थान पे स्किल सिखाया जा रहा है। आप गौर से देख लेंगे, 1995 में जब से WTO का एग्रीमेंट हुआ था, जो मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी 1990 में ही बोलना, जागरूकता लानी शुरू की थी। जो व्यवस्था उन्होंने 1990 में बताई थी, वो आज आपकी नजरों के आगे। उन्हीं का अभ्यास को देखते हुए जितना हमारी टीम ने कार्य किया है, देखा है, अगर ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रही तो इस देश को बहुत बड़ा दिक्कत आने वाली है। आज आप देखोगे, एक परिवार के अंदर, एक परिवार में अगर 5 सदस्य है तो 5 सदस्य अपने अपने मोबाइल को लेके बैठ के अपने अपने तरफ ध्यान रखते हैं। उनको ये नहीं पता कि आने वाला भविष्य में क्या होने वाला है। याद रखो, जिस प्रकार के समाज के लोग इस प्रकार के आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, उसके परिणाम बड़े भयंकर आएंगे। 1947 से पहले लड़ाई लड़ना आसान था। जिस प्रकार से कई बार बातें करते हैं कि 1947 में आजादी की लड़ाई लड़ी, बड़ा कष्ट हुआ होगा। ये देखो, वो लड़ाई लड़ना आसान था।
क्योंकि वहां पे आपको ये टारगेट था कि बहरूपियों को आपको बाहर निकालना है, विदेशी लोगों को घर से बाहर निकालना है। आज तो हर घर में इन्होंने इस तरीके का माहौल बना दिया गया है। एक परिवार के अंदर भी आप देखेंगे, दो ने वैक्सीन लगवा रखी है, एक ने नहीं लगवा रखी। वो दो उसके विरोधी है, एक उसका विरोधी है। 2030 तक जो ये चलने वाला है ये प्रोग्राम, 95 के बाद क्या हो गया था, आप डाटा उठाइए 95 के बाद का ही। एजुकेशन में बच्चों को फ्री में पास करने लग गए, बिना मेहनत के पास करने लग गए। जब बिना मेहनत के पास हो जाएंगे तो बेरोजगारी पैदा होगा। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया जा रहा है दिन प्रतिदिन क्योंकि अर्थव्यवस्था में बोला गया है जिस प्रकार से जिस देश की नागरिक बिना मेहनत के खाना शुरू कर दे, वो देश बहुत जल्दी गुलाम हो जाए। अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो ये आदतें डाल रहे हैं, जो देश के जितने भी जो पॉलिटिक्स पार्टियां आ रही हैं, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जितने भी हरामखोर नेता आ गए हैं, जो लालच देकर के जनता को गेहूं के बदले, दारू के बदले वोट मांग रहे हैं, इन सभी को बाहर निकाला जाए, इनको देश निकाला दिया जाए। कमेटियां बनाई जाए, गांव गांव के लोगों को जागरूकता करनी चाहिए। गांव गांव के अंदर जो 52 जो विशेषता जो राजा में होती है, वो राजा की विशेषताएं गांव गांव में लोगों को पढ़ाया जाए। और जो युवा वर्ग जो खाली बैठ गया घर पे लॉकडाउन को लेकर के, आप देखोगे शिक्षा के स्तर गिर गया है। वहां पे स्किल सिखाया जा रहा है। स्किल किसे कहते हैं? एक नया प्रोग्राम आया 1995 के बाद में, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया। ये बड़ा खतरनाक है। स्किल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए सिखाया जाए। उधर या तो एक स्किल सिखाया जा रहा है, उधर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी। आप बैंकों के अंदर देखेंगे, उधर तो कंप्यूटर के काम सिखाए जा रहे हैं, उधर कंप्यूटर काम कर रहे हैं। इस प्रकार से राम राज्य लाने के लिए सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। गांव गांव के अंदर कमेटियां बनानी पड़ेगी। इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस ट्रेनिंग के लिए हमारे कुछ जो कमेटी ने डिसीजन लिया है कि हर रविवार के दिन 2 घंटे की ट्रेनिंग चलेगी। तो प्रत्येक अपने अपने गांव के अंदर कमेटी तैयार करें, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो 52 विशेषता जो राजा में है, वो प्रत्येक को याद दिलाना पड़ेगा, उन्हें अपनी शक्तियों को याद दिलाना पड़ेगा। आज का हम यहीं पे विराम करते हैं। जो भी इस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं, वो अपने लोकल में 21 लोगों को तैयार करें और कमेटी बनाएं। कमेटी बना करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वो लोग बोल करके गांव गांव को बचाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हम रविवार को 2 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। अगले रविवार को 8 से 10 बजे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो भी आप सभी में से आप तैयारी करके 21 लोगों की टीम बना करके हमारे को भेजें। हम उन 21 लोगों को 2 घंटे की ट्रेनिंग देंगे कि कैसे देश को बचाए, कैसे राम राज्य आएगा। आज मैं यहीं पे विश्राम लेता हूं। सारे मिलकर के बोलेंगे वंदे मातरम।